मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों से मैं जनवरी 2022 जो योजना मैगजीन होता है उस मैगजीन के प्रथम आर्टिकल पर चर्चा विमर्श करूंगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस मंथ की जो जनवरी 2022 की जनवरी 2022 योजना जो मैगजीन आती है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि आपके सामने ये मैगजीन है, आप देख सकते हैं, और इस मैगजीन में लिखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। वर्तमान परिदृश्य में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत मना रहा है और योजना भी इससे पीछे नहीं हटा। और विभिन्न जो हमारे आज़ादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विकास हुए हैं उन विकास को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विषयों पर आर्टिकल दिए गए हैं। तो पहला आर्टिकल लंबी छलांग अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत, डॉक्टर के सिवन ने लिखा है। और यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से आप देखें प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों जगह प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप प्रीलिम्स में उठा के देखिए और मेंस में हर जगह आपको यह प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस कराएंगे अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत क्या है। अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत, शक्ति के रूप में भारत, ये आर्टिकल का नाम है और इसको डॉक्टर के सिवन ने लिखा है और इस टॉपिक का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल धैर्यता दीजिएगा। ये जनवरी 2022 का प्रथम आर्टिकल है योजना का। मैं इसलिए इस टॉपिक को आपको पढ़ा दे रहा हूं पूरा इस मंथ की योजना, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न इस बार के यूपीएससी में जो मेरा दृष्टिकोण कहता है जरूर मिलेगा। जब भी अभी आपको मैं एक और चीज बता दे रहा हूं कि 1991 में हमारे यहां एलपीजी आया था, नया आर्थिक नीति, और दोस्तों उसका 30 वर्ष कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों यह भी आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जिस प्रकार कोविड-19 ने हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, हमारे संपूर्ण सामाजिक जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है, तो क्या कहीं हमको नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता नहीं है? तो हो सकता है 1991 से 2021 को एनालिसिस करके प्रश्न मुख्य परीक्षा में आ जाए और हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में भी प्रश्न देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, मेरा जो दृष्टिकोण कह रहा है वह दृष्टिकोण को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। हमारा यह जो सौर एकेडमी है वह अब आपके बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सक्रिय हो चुका है। आप भी सक्रिय हो जाइए और प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। इस क्लासेस का फायदा कई लोगों को जो हिंदी माध्यम में एग्जाम के प्रति अगर बहुत ज्यादा वो एक्टिव हैं तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत। आप लोग
अक्सर अपने निजी जिंदगी में झांक के देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप गर्मियों में अपने छत पर सोते थे, तो ऊपर आकाश में नजर दौड़ाते थे कि नहीं? तो आपको खूब ढेर सारा चमचमाता तारे दिखते थे। आपके मन में बड़ा प्रश्न उठता था। कभी कुछ मूवी देखकर आप हल बनाने की कोशिश करते थे, या कभी आप सोचते थे कहीं यह आकाश मेरे ऊपर न गिर जाए। मन मस्तिष्क में आपके अंदर खूब ढेरों सारे प्रश्न उठते थे। कभी पृथ्वी पर रात के अंधेरे में जुगनू को देखते थे तो लगता था कि कहीं ये तारे नीचे तो नहीं आ गए, और हम उस जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़े चले जाते थे। ऐसा होता था ना, कि बचपन का भी एक जमाना था, खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों के लिए दीवाना था। ऐसा हमारे साथ उठता तो जरूर था, तो शायद आपके साथ भी बिल्कुल उठता होगा। मैं क्या सही कह रहा हूं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की शुरुआत हम एक पंक्ति से कर रहे हैं। पंक्ति है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है, सिंधु की निहसीमिता पर लघु लहर का लाल कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दोस्तों, इस पंक्ति से हम आपका यह टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, जब से हमारी सभ्यता शुरुआत हुई है, तब से अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं हम देखते आ रहे हैं। आपके मन में अंतरिक्ष की जो कल्पनाएं हैं, वो हमेशा आपके मस्तिष्क में बिल्कुल लालायित रहता था, उसके रहस्यों को जानने के लिए। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी अध्यात्म का विषय बन जाता था, तो कभी कविताएं, अर्थात कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो आप देखते थे पिछले समय में खूब ढेर सारा चांद सितारे, इन पर खूब कविताएं लिखी जाती थी। आंखों में मेरे ज्वाला है पर चांद छुपा है सीने में, फिर से उससे मिलने का ख्वाब छुपा है सीने में। तो ऐसे ही चांद सितारों पर कविताएं बना करती थी। प्रेमी प्रेमिका से कहता था कि मैं तुम्हारे लिए बोलो तो चांद तारे तोड़ लाऊं। वो, उसको पता है प्रेमिका को कि ये बेवकूफ जरूर बना रहा है, लेकिन उसकी एक जो कल्पनाएं हैं, जो कल्पना कर रहा है, वो प्रेमिका उसकी बातों को समझती थी कि इतना मेरे लिए कोशिश जरूर करेगा, और फिर दोनों उस प्रेम संबंध में मिल जाते थे। समय बदल चुका, और अब चांद सितारों पर कविताएं कम बनने लगी, और आज आधुनिकता के दौर में आप आ चुके हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे जब सभ्यता की समझ विकसित हुई, तो मानव ने अंतरिक्ष के रहस्य को समझने का प्रयास शुरू किया, और उसके लिए उसने प्रेक्षण यंत्र बनाए। और शुरुआत हुई दूरबीन की खोज से। शुरुआत किससे हुई? दूरबीन की खोज से। और दोस्तों, फिर उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, और कई वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। और दोस्तों, इस क्रम में आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कोपरनिकस, भास्कर, न्यूटन। और दोस्तों, हमारे आधुनिक अंतरिक्ष की शुरुआत न्यूटन के जस्ट बाद शुरू होता है। जो आधुनिक अंतरिक्ष का विकास हुआ, वह न्यूटन के बाद हुआ, और आज की वर्तमान परिदृश्य में यह दोस्तों बिल्कुल परिपक्व अवस्था में मौजूद है। आज हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के साथ साथ अंतरिक्ष पर्यटन एवं दोस्तों अंतरिक्ष कॉलोनियां भी बसाने का भी हम कल्पना कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, यहां पर हम अभी भूमिका बना रहे हैं।
जो आपके योजना का आर्टिकल आप शायद पढ़िएगा, उसकी भूमिका मैं बना रहा हूं कि किस अंदाज से अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले तो आप ऐसे भी इस अंदाज में लिखेंगे तो बड़ा रोचकता भरा हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आपसे क्या ऐसे नहीं पूछ सकता है, मेंस में प्रश्न नहीं पूछ सकता है अंतरिक्ष पर, और आपके प्रीलिम्स में भी। तो दोस्तों धैर्यता रखिए और बहुत मजा आएगा आज पूरे क्लासेस में, ठीक है। तो दोस्तों भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, क्या आपको किसी को पता है? भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? किसी को पता हो तो वह कमेंट कर सकता है। ओके, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं ना। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये दोस्तों आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। और दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य था वह राष्ट्रीय हित में अंतरिक्ष तकनीक एवं उसके अनुप्रयोग का विकास करना था। क्या क्या आधुनिक अंतरिक्ष का उद्देश्य क्या था हमारे भारत में? जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो रहे थे, राष्ट्रीय हित एवं दोस्तों अंतरिक्ष तकनीकी एवं उसके अनुप्रयोग का विकास करना था। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ किया था तो कई विकसित देशों ने खूब मजाक बनाया। दोस्तों आप इससे समझिए अपने निजी जिंदगी को भी कि जब भी आप नए इनोवेशन करेंगे ना तो प्रारंभ में वह इनोवेशन तुरंत नया रूप तो ले नहीं लेगा। प्रारंभ में तो वो बिगड़ेगा, बनेगा, फिर बिगड़ेगा। तो दोस्तों बगल वाले आपके आसपास पड़ोस तो मजाक बनाएंगे ही। तो ऐसे ही विकसित देश ने खूब मजाक बनाया, खूब मजाक बनाया। लेकिन दोस्तों आज वर्तमान में देखिए हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हो गई है। आज हम आपसे उस पूरी यात्रा की वार्ता करेंगे जिन्होंने आज इस स्पेस टेक्नोलॉजी को, भारत के सुप्रीम पावर को देखा। उन्होंने शुरुआत में मजाक जरूर बनाया था लेकिन आज उसकी तारीफ करते थकते नहीं है। तो दोस्तों आप भी अगर लक्ष्य बनाए हो यूपीएससी एग्जाम निकालने का तो दोस्तों इस एग्जाम के प्रति पूरा समर्पण अपना दीजिए। आप लोग मोटिवेट करने के लिए बहुत चीजें देखते हैं लेकिन मेरा मानना है कि आपको मोटिवेट सिर्फ दो चीज कर सकता है। एक आपकी परिस्थिति जिसमें माता पिता के चेहरे शामिल होते हैं, भाई बहन के चेहरे शामिल होते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के चेहरे शामिल होते हैं, और दूसरा आपका कितना स्ट्रॉन्ग लक्ष्य है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ मोटिवेट करने के लिए किताबें लिखी है, लेकिन दो चीज बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आइए अब आपसे चर्चा करते हैं अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत। तो पहला हेडिंग आपका रहेगा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। चल पहला इसमें आपको पॉइंट नोट करना है, आप नाम सुने होंगे इनकॉस्पर।
PAR इनकॉस पर, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, ठीक है, की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी स्थापना, क्या आप लोगों को पता है? जल्दी से कमेंट करिए, इसी में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। स्थापना 1962 में, याद रखिएगा। और उस वक्त 1962 में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, सभी लोग अपना कमेंट भी करिए। कार्यक्रम के जनक कौन? विक्रम साराभाई द्वारा, विक्रम साराभाई द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तय की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये सेंटेंस सही कर दे, के तहत की गई थी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो योजना से निकल के आ रहा है, इनकॉस्पर इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब? 1962 में। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। चलिए सेकंड पॉइंट की ओर। 1963 में ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए कुछ याद आया आपको? तिरुवनंतपुरम कुछ याद आ रहा है? जल्दी से याद आ रहा हो तो लिखते चलिए। तिरुवनंतपुरम कुछ याद आ रहा हो तो लिखते चलिए। तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS बनाया गया था।
गया था। ठीक है, तो दोस्तों 1963 में ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए कहां पर पूछा जा सकता है? तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स बनाया गया था। और दोस्तों यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बिल्कुल समीप है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तीसरा क्या निकल के आता है? तीसरा 15 अगस्त, 15 अगस्त, ये तो दिन सभी को याद रखते हैं, ये सन भी थोड़ा याद कर लीजिए। 1969, 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप सभी लोग इसरो के नाम से बुलाते हैं, इसरो, ठीक है, की स्थापना की गई थी। तब इसका नाम, जो आपने आज का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकास्पर था। ये 3 पॉइंट आपका बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। अभी नेक्स्ट भी बहुत शानदार है। तो ये डेट 15 अगस्त 1969 को याद रखना, इसरो की स्थापना हुई। और दोस्तों ये इसरो वही बना थोड़ा तबीयत खराब है, जो इनकास्पर था, उसी को इसरो का नाम दिया गया। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, इसरो ने चौथा ना, एक मिनट, चौथा, ठीक है। चल, इसरो ने, याद रखिएगा, पहला भारतीय उपग्रह, नाम जल्दी बताइए, पहला भारतीय उपग्रह, जल्दी से कमेंट करके नाम बताइए सभी लोग। इसरो का पहला भारतीय उपग्रह कौन था? जल्दी से सभी लोग। तो उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, आर्यभट्ट बनाया, ठीक है। क्या बनाया? आर्यभट्ट बनाया, जिसे एक मित्रता आप देखेंगे 19 अप्रैल 1975 को भारत का हमेशा, अगर विदेशों में देखा जाए तो सबसे अच्छा मित्र निकलकर हमेशा सामने आया है सोवियत संघ। तो जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया,
ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। पहला उपग्रह कौन? आर्यभट्ट। अब नेक्स्ट यहां पे पॉइंट निकल के आ रहा है कि भारत का दूसरा उपग्रह, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं नाम, जल्दी से। भारत का दूसरा उपग्रह क्या नाम? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। भास्कर सेगा फर्स्ट। और दोस्तों जो कितने किलो का था? जो 442 किलो का उपग्रह था। कितने? 442 किलो का। और दोस्तों इसे 7 जून 1979, याद रखना, 7 जून 1979 को सोवियत की ही सहायता से क्या किया गया? लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। सब समझ में आ रहा है? तो पहला भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, याद रखिएगा। दूसरा उपग्रह भास्कर सेगा फर्स्ट। अब आप लोग बताइए पहला भारतीय उपग्रह कौन था? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए, पहला भारतीय उपग्रह कौन था? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों रोहिणी क्या नाम? रोहिणी पहला भारतीय उपग्रह था। भारतीय उपग्रह था, याद रखना, जिसे 1980 में भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3, याद रखिएगा, SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। सफलतापूर्वक कक्षा में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने इतने पॉइंट जो दृष्टि की योजना, जो योजना मैगजीन है 2022 की, उससे कुल अभी तक क्या पॉइंट निकल के आया? पहला रिवीजन करते चलो। इन कास्पर, याद रखना, इसका पूरा नाम क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एवं आपके विक्रम साराभाई के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी। 1963 में ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स बनाया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या शुरुआत हुई? इसरो का जन्म, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पहला भारतीय उपग्रह जो आप देख सकते हैं आर्यभट्ट बनाया, ठीक है, इसरो ने। और फिर दूसरा उपग्रह भास्कर सेगा फर्स्ट, और रोहिणी पहला भारतीय उपग्रह था जिसे 1980 में भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या निकल के आता है।
ठीक है। अब ये जो योजना मैगजीन है, इस मैगजीन का ये भाग खत्म हो गया। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ छोटे छोटे, ये देखिए इसमें लिखा है विक्रम साराभाई, बहुत छोटे छोटे चीजों में इसको मैं बड़ा करता जा रहा हूं, है ना। अभी आपको लगेगा कि ये योजना मैगजीन 2-3 पेज का है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि इसको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हुए चल रहे हैं, ताकि आप निबंध, मेंस, प्रीलिम्स में जो भी प्रश्न बन सके स्पेस टेक्नोलॉजी से, वो भी सॉल्व हो सके। ठीक है। अब आते हैं कि अब हेडिंग डालिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कुछ उपलब्धियां। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां। उपलब्धियां, ठीक है। तो अभी मैंने आर्यभट्ट के विषय में आपको बता ही दिया। पहला तो उपलब्धि आर्यभट्ट, ठीक है। सेकंड उपलब्धि आपका क्या है? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट, ये भारत की उपलब्धि ही थी, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। क्या था? ये भारत का प्रथम चंद्र मिशन, भारत का प्रथम चंद्र मिशन। आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, कब प्रमोचित हुआ था चंद्र मिशन? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। और दोस्तों, इस कब प्रमोचित हुआ? 22 अक्टूबर 2008, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए। एक मिनट, प्रमोचित कब हुआ? 2008 को। प्रमोचित हुआ, ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल याद रखना। चंद्रयान फर्स्ट भारत का प्रथम चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को प्रमोचित हुआ। और दोस्तों, इस अंतरिक्षयान में भारत, इस अंतरिक्षयान में भारत, भारत, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में कौन कौन, ये थोड़ा नाम याद रखना। इस अंतरिक्षयान में एक भारत, यूएसए, आपका ये ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, ठीक है, तो और बुल्गारिया में सहित ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस अंतरिक्षयान जो चंद्रयान फर्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें इंडिया, यूएसए, आपके ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया था, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें, और ये जो मिशन था
इसको 2 साल के लिए भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस मिशन को कितने साल के लिए भेजा गया था? तो इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, 2 साल के लिए, ठीक है। लेकिन 22 अगस्त 2009 की बात है, 22 अगस्त 2009 को क्या हुआ? अचानक चंद्रयान फर्स्ट ने रेडियो एक्टिव संपर्क खो दिया। अचानक चंद्रयान फर्स्ट जो था रेडियो संपर्क खो दिया, रेडियो संपर्क खो दिया, संपर्क खो दिया। अब जब संपर्क खो गया तो क्या किया गया? इस मिशन को समाप्त किया गया। लेकिन 2017 की बात है, 2017 की बात है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको पुनः जो है खोज लिया था, ढूंढ निकाला था, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट से संबंधित ये इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये भी एक उपलब्धि है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, क्या? मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। इसको हम लोग MOM भी लिख सकते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, शॉर्ट में MOM, ठीक है। इसको हम लोग मिशन मंगलयान भी कहते हैं, मिशन मंगलयान, मिशन मंगलयान, ठीक है। तो दोस्तों इसरो जो है उसकी इसरो की पहली इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये, इंटरप्लेनेटरी मिशन, स्पेस मिशन है, ठीक है, मिशन है। और वो जो टाइम था 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013, थोड़ा देख लीजिएगा, शायद 5 नवंबर 2013 ही है। सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक क्या किया गया? लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इस मिशन की अंतरिक्ष जांच, नेक्स्ट पॉइंट, इस मिशन की अंतरिक्ष जांच 24 सितंबर 2014 की बात है, 2014 से किसकी परिक्रमा कर रही है? मंगल मिशन है, तो मंगल की क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, किसकी परिक्रमा कर रही है? मंगल की परिक्रमा कर रही है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी में। क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये भी एक आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अब दोस्तों इसरो जो था,
इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। कैसरी? चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके पहले आपका एक रोस्कोसमोस है, नासा है, एक कोई यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। बाकी चौथा जो है आपका इसरो है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक नाम आता है GSAT 29। GSAT 29, GSAT 29 ये भी भारत की एक अंतरिक्ष उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ? तो दोस्तों अब GSAT 29 आप लोगों को पता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों GSAT 29 को इसरो ने क्या काम किया? इसरो ने GSLV MK थर्ड, GSLV MK थर्ड के माध्यम से GSAT 29 संचार उपग्रह को GSAT 29 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट संचार उपग्रह को 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और यह भारत की बड़ी उपलब्धि मानी गई। लॉन्च किया गया। यह दोस्तों शायद 3423 ऐसे कुछ किलोग्राम का था, 3423 किलोग्राम का। और दोस्तों इसरो के प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित होने वाला यह सबसे भारी उपग्रह था, सबसे भारी उपग्रह। तो थोड़ा इसे आप याद रखिएगा, उपग्रह। उसके बाद अगर उपलब्धि में देखा जाए तो दोस्तों चंद्रयान 2 यह भी भारत की बहुत बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि में से एक था, इसे याद रखना। तो भारत ने 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें तो चंद्रयान फर्स्ट भी यहीं से लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 क्या 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 क्या हुआ? लॉन्च हुआ। और इसकी जो वजन थी वो 3877 किलोग्राम का यह था। ठीक है, और
चंद्र के सतह पर पहुंचने का यह फर्स्ट प्रयास था। चंद्र सतह पर उतरने का यह भारत का पहला प्रयास था, फर्स्ट। ठीक है, तो इसे याद रखना। अब एक और उपलब्धि आपको जो इस योजना आर्टिकल माध्यम से है, PSLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय, ठीक है, क्या? PSLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV, PSLV। तो दोस्तों यह PSLV जो है वह भारत की, PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी लॉन्च व्हीकल है। भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है, ये याद रखिए, लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, और दोस्तों यह जो यान है 4 चरणों का यान है। यह कितने? 4 चरणों का यान है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में आपको ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग दिखेगा। किसमें? पहले और तीसरे चरण में आपको क्या दिखेगा? ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग दिखेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि दोस्तों दूसरे और चौथे, याद रखिए, चौथे चरण में आपको क्या देखने को मिलेगा? तरल रॉकेट इंजन का उपयोग दिखेगा। तरल रॉकेट इंजन का उपयोग दिखेगा। ठीक है, उपयोग। पहले PSLV की वजन की जो क्षमता थी वो 850 किलोग्राम था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 1.5 टन कर दिया गया है। ये याद रखना, कितना? 1.5 टन कर दिया गया है। लेकिन इसके पहले कितना था? 850 किलोग्राम। याद रखिएगा, कितना? 850 किलोग्राम। इसको अब बढ़ाकर कितना? 1.5 टन कर दिया गया। ठीक है, अब ये चीज एक इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है, वह क्या है? यह लिक्विड स्टेजलेस से लैस होने वाला पहला भारतीय, याद रखिएगा, पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके भारत के अंतरिक्ष में कुछ उपलब्धियों को हम लोगों ने जाना, जिसमें आर्यभट्ट आपने देखा, चंद्रयान फर्स्ट, मिशन मंगल,
चंद्रयान 2 और आपका PSLV, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व आखिरकार क्या है। भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व, ठीक है, भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व, भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व। थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लंबा हो रहा है, तो इससे आप लोग परेशान न होना। ठीक है, अब आप लोग सोचो कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक विकास और तकनीकी उन्नति के लिए, तकनीकी उन्नति के लिए, उन्नति के लिए एक संपन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम होना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, आज आपके ऊपर संकट किस रूप में आ जाए, इस बात का आभास आपको बिल्कुल भी नहीं है। और वर्तमान परिदृश्य में स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलप होना बहुत अत्यंत आवश्यक है और बहुत स्ट्रॉन्ग की स्थिति में। तो दोस्तों, पहली चीज तो राष्ट्रीय सुरक्षा, और आज आधुनिकता की जो विकास की दौड़ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके लिए और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए भी यह अंतरिक्ष कार्यक्रम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अब दोस्तों, कृषि संचार, कृषि संचार, रिमोट सेंसिंग, संसाधन मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण, इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग, और आपका नेविगेशन, शिक्षा, मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, तो आपका क्या, कृषि संचार, रिमोट सेंसिंग, संसाधन मानचित्रण, इमेजिंग, नेविगेशन, शिक्षा। ठीक है, ये नेविगेशन हो गया और ये आपका क्या हो गया, शिक्षा हो गया। और मौसम जो संबंधी पूर्वानुमान होता है वो मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, और चक्रवात संबंधी जो भविष्यवाणी भी देखते हैं, चक्रवात भविष्यवाणी, चक्रवात भविष्यवाणी, और आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। तो ऐसे सभी उपयोग के लिए जो आपका भारतीय जो अंतरिक्ष है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसका डेवलप होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो आप देखिए कि आज हमारे यहाँ बारिश होने वाली है, तो मौसम का पूर्वानुमान पहले से ही हम बता देते हैं, हम लोग तुरंत मोबाइल में सर्च करते हैं और हमको पूरी जानकारी मिल जाती है। और दूसरी चीज,
देखिए जैसे चक्रवात उक्रवात किसी क्षेत्र में आना हो तो हमको इसकी जानकारी पहले से हो जाती है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी का ही क्या है, प्रक्रिया है। तो आपदा प्रबंधन ऐसे उपयोग है जो भारतीय उपग्रह क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। जो भारतीय उपग्रह क्या करते हैं, उपग्रह प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं हाल ही में कुछ हुए परिवर्तन पर। ठीक है, हाल ही में हुए परिवर्तन पर आते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हुए परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम इसके विषय में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लोग समझ लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाल ही में जो भी परिवर्तन हुए हैं अब उस पर आप लोगों को प्रकाश डालें। अब आइए कुछ चर्चा करते हैं हाल ही में हुए परिवर्तन पर। ठीक है, तो हाल ही में हुए परिवर्तन, थोड़ा लाइट का इशू आज बन रहा है तो थोड़ा आप लोग वो रहिए। हाल ही में हुए परिवर्तन। ठीक है, तो हाल ही में हुए परिवर्तन, तो पहला है IRNSS। IRNSS इंडियन। ठीक है, तो IRNS इंडियन रीजनल एंड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों IRNSS को भारत में सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए सूचना सेवा प्रदान करने के लिए लॉन्च हुआ, और यह क्षेत्र 20 मीटर, कितना, 20 मीटर से बेहतर की स्थिति सटीकता के साथ अपनी सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला है। 1500 किलोमीटर तक क्या है, फैला है। ठीक है, तो IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो यह भारत में सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए ही लॉन्च हुआ। तो आपसे पूछ ले कि IRNSS की उपयोग या उद्देश्य, तो सटीक
स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए। यह क्षेत्र 20 मीटर से बेहतर की स्थिति सटीकता के साथ अपनी सीमा से 1500 किलोमीटर तक फैला है। एक आता है, आप लोग नाम सुने होंगे, आदित्य L1। तो आइए उसके विषय में जानते हैं। आदित्य L1, आदित्य L1। तो दोस्तों सूर्य से इसका संबंध है, ठीक है। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान। भारत का जो सूर्य है उसकी स्टडी करने के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान का नाम कौन है? आदित्य L1। ठीक है, तो भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान, वैज्ञानिक अभियान। गगनयान के विषय में आप लोग सुने होंगे, गगनयान, ठीक है। गगनयान के विषय में आप सभी लोग सुने होंगे, गगनयान। तो दोस्तों भारत का पहला मानव अंतरिक्ष परियोजना, मानव अंतरिक्ष परियोजना गगनयान का प्रक्षेपण 2022 या 23 तक भी जा सके, 2022 तक तो निर्धारित है, ठीक है। तो ये गगनयान संबंधी जानकारी हो गई। अब दोस्तों क्या क्या हम लोगों ने जान लिया? IRNSS, फिर आदित्य L1 और गगनयान। अब आगे हम लोग जानते हैं 2017 ड्राफ्ट स्पेस इक्विटी बिल। 2017 ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल, ठीक है। बिल का लक्ष्य, ये जो बिल है, इस बिल का लक्ष्य क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो बिल का लक्ष्य अंतरिक्ष संचालन को बढ़ावा देना। ये जो बिल है किसको? भारत के अंतरिक्ष को। बिल का लक्ष्य भारत के अंतरिक्ष को क्या करना? अंतरिक्ष को बढ़ावा देना। और दोस्तों इसके साथ ही नियंत्रण करना भी, बढ़ावा देना और दोस्तों उसे नियंत्रण करना है। यह अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से, यह अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से सरकार के निर्देशन और अनुमोदन के तहत, निर्देशन और
अनुमोदन के तहत निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। तो निजी क्षेत्र की बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। तो 2017 ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल, ठीक है। तो बिल का लक्ष्य क्या है कि भारत के अंतरिक्ष को अधिक से अधिक बढ़ावा हम दे दें और साथ ही नियंत्रण, और यह अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से सरकार के निर्देशन डायरेक्शन के लिए और अनुमोदन के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिन किसी को चाय पीने का मन हो, बना होना के अपना पीते रहिए, साथ में अच्छा भी लगेगा, एक चाय आपके साथ हो जाए, हैं? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट। तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का नाम सुने होंगे, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी नाम सुने होंगे आप लोग, DSA, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी। ये दोस्तों एक त्रिसेवा संगठन है। पहली चीज तो इसमें क्या, त्रिसेवा संगठन है। त्रिसेवा संगठन है, और त्रिसेवा संगठन है। एजेंसी जो है, एजेंसी भारत के अंतरिक्ष युद्ध और उपग्रह खुफिया संपत्तियों की प्रभारी है। खुफिया संपत्तियों के प्रभारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA, तो इसके विषय में आप लोग जान गए कि ये एक त्रिसेवा संगठन है। एजेंसी भारत के अंतरिक्ष युद्ध और उपग्रह, ठीक है, खुफिया संपत्तियों के प्रभारी है। तो चलिए आपको सारे इंफॉर्मेशन नोट करते हुए चलते चलिए इसी के साथ ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, NS आपका IL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके विषय में जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना, ठीक है, 2019, इसकी स्थापना 2019 में 2019 में अंतरिक्ष विभाग के तहत, ठीक है, इसकी स्थापना, ये याद रखिएगा, 2019 और
अंतरिक्ष विभाग के तहत, ठीक है, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में हुई थी, उद्यम के रूप में हुई थी। और दोस्तों इसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित अंतरिक्ष से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का क्या करना है? विपणन और सेवाओं का विपणन है, बहुत इंपॉर्टेंट है विपणन, ठीक है। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, तो इसकी स्थापना 2019 में अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में हुई। किसके? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, ये याद रखना। और इसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित अंतरिक्ष से संबंधित जो उत्पाद होते हैं और सेवाएं, उसका विपणन, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा भी होगा, इसका फायदा ये होगा कि हम टेक्नोलॉजी के विक्रेता भी होंगे, है ना। अभी तक हम लोग काफी चीजें बाहर से ही टेक्नोलॉजी को लेते थे, लेकिन अब भारत में भी निर्मित होने लगा है, तो इसका फायदा होगा, है ना। चलिए, विदेशी मुद्राएं हमारे भारत में आएंगी, ये अच्छी चीज होगी ना। चलिए, अब आइए कुछ चुनौतियों को जानते हैं। चुनौतियां, ठीक है, चुनौतियां, ठीक है। कुछ अब हम लोग चुनौतियों को जानते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा चुनौतियों के विषय में जान लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, ठीक है। चुनौतियों में पहला ये तो निकल के आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, ज्ञान साझा करना हो, प्रक्षेपण विधियां हो, उपग्रह क्षमताओं पर सरकार क्या कर रही है? अपनी चिंता जाहिर कर रही है। और उन चिंताओं ने, सुरक्षा चिंताओं के कारण निजी अभिनेताओं को बाजार में अनुमति देने के लिए अनिच्छाएं पैदा की हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं प्रथम चुनौती है। दूसरा, प्रक्रियाओं में देरी। दूसरा क्या है? प्रक्रियाओं में देरी। कई अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, कभी कभी तो ये 1.5 साल का समय लग जाता है स्वीकृति में। तो ये सेकंड चुनौती, हितों का टकराव। तो दूसरा, प्रक्रियाओं में देरी। ठीक है, तो पहला क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, दूसरा प्रक्रियाओं में देरी, और तीसरा हितों के टकराव।
ठीक है। तो दोस्तों इसरो का नियंत्रण सीधे अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है, ये आपको पता है अच्छे से। और यह किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। इसरो के इसरो के एट्रिक्स नामक एक व्यावसायिक शाखा भी है जो वैश्विक दर्शकों के लिए इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का क्या करता है? विपणन करता है। तो इस कारण हितों का टकराव भी देखने को मिलता है। लाइसेंसिंग के साथ भी चिंताएं हैं। लाइसेंसिंग के साथ तो एक और नियामक चिंता सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के लिए लाइसेंसिंग संरचना है, जिसे किसी भी उपग्रह ऑपरेटर के लिए इसे बदलने की जरूरत है। और यह उपग्रह क्षमता और बढ़े हुए खर्च दोनों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और दोस्तों नवाचार चुनौती, एक और चुनौती स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि हमारा स्वदेशी नवाचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तभी तो हम विपणन के लिए आगे बढ़ेंगे, विदेशों से व्यापार करेंगे टेक्नोलॉजी का। और नए वैश्विक माहौल में देश के लिए चुनौती इस नवाचार से लाभ प्राप्त करना जारी भी रखना है। तो ये सब चुनौतियों में आप क्या आएंगे, 1 2 3 4 पॉइंट अपना दे दीजिए, काम हो जाएगा पूरा। ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो क्या कहते हैं योजना मैगजीन थी, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य थे जो आपके सामने रखे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। तो आपको लगता होगा क्लासेस जैसा ही आपको अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे आपसे साझा कर लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।